सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हम जब पानी पीते हैं तो उसके पीछे रिक्वायरमेंट तो हम सबको पता होती है, लेकिन मैकेनिज़्म क्या रन करता है? क्या इस बात पे कभी किसी ने ध्यान दिया है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से हमारी पानी की डिमांड बढ़ती है। देखिए, पहला मैकेनिज़्म ये होता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, जिसकी वजह से हमें को बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं पानी की कमी से। तो उस चीज़ की वजह से भी हमारी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी पूरे ऑल टाइम, अगर हम 12 मंथ 24 आवर्स की बात करें तो ये डिमांड हमारी होती है, हर वक्त होती है। लेकिन जो दूसरा मैकेनिज़्म होता है, वो दूसरा मैकेनिज़्म आपने नोटिस किया है कब होता है? जब एक्सट्रीम समर होती है, सन ओवर हेड होता है एंड बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट होती है। उसके साथ साथ अगर बात करें सल्ट्री हीट की, जिसमें हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होता है, तो उस कंडीशन में भी हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो क्या बताया मैंने? एक तो मैं कि हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमें पानी क्यों पीना है, इस वजह से पीना है, यानी कि इसमें हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है। अब मैं आपको इसको रिलेट करके समझाऊंगी प्लांट से कैसे होता है। हमारा ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है ड्यू टू द साइकोलॉजी कि हमें पानी इसलिए चाहिए। दूसरा, हमारी पानी की ब्रेन के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के हम अगर ब्रेन के इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पे होता है हमारा, यानी कि हमारा ब्रेन तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी की नीड ऐसी है कि जिसकी वजह से हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा वाला जो रिक्वायरमेंट है हमारा पैसिव बेसिस पे होगा, यानी कि इसमें हमको किसी भी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कराएगी। क्यों? क्योंकि वाटर हमारी बॉडी से इवेपोरेट हो रहा है। जब वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो हमारी बॉडी की साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट अपने आप ये बताएगी हमें कि हमें पानी की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सारी चीज़ें प्लांट्स में रिलेट करके बताऊंगी। तो मैं अंजलि फ्रॉम बायोलॉजी ऑप्शन आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बताऊंगी, जो कि मेरे सेम चैप्टर से रन कर रहा है। और ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल वीडियो बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कृपया अंत तक बने रहे वीडियो को और ध्यान दें कि किस तरीके से मैं आप लोग को ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन अगर हम प्लांट की बात करें तो ये दो तरीके से काम करता है। वही है जो हमारे अंदर हुआ, ठीक है, आरी बात समझ में? वही है जो हमारे अंदर चल रहा है कि एक तो है कि जिसमें प्लांट डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी एक्टिव मोड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जैसे प्लांट की डायरेक्ट नीड हो रही है, तो यहाँ डायरेक्ट नीड का मतलब क्या है? यहाँ डायरेक्ट नीड का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। और दूसरा है हमारा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, कि इसमें बेसिकली वही चीज़ हो रही है जो हमारी बॉडी में हुई थी, कि यहाँ पे भी वाटर का ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि बहुत स्कॉर्चिंग हीट है, जिसकी वजह से पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि पानी बराबर इवेपोरेट हो रहा है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफायर हो रहा है। तो ये वो मैकेनिज़्म है कि जिसमें आपको पूरा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मैकेनिज़्म रन करता है। तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट मैकेनिज़्म की बात कराऊँ तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में देखिए, दो की पॉइंट्स हैं, वही आपको समझना है। ये अकर्स, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूट्स डायरेक्टली, यानी इसमें रूट इन्वॉल्व हो रहा है, डायरेक्टली रूट इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जो थ्रू द रूट्स होता है, थ्रू द रूट्स। देखिए, दोनों बातों में कितना डिफरेंस है। एक बाय द रूट्स डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, एक थ्रू द रूट्स एक मीडिएटर बन रहा है, एक कैरियर बन रहा है, एक ट्रांसपोर्ट चैनल बन रहा है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। तो अगर एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की फ्रेंड्स अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरीके से अगेन ये रन करता है। फर्स्ट है हमारा ऑस्मोटिक मोड, दूसरा है हमारा नॉन ऑस्मोटिक मोड। ठीक है, पहला है हमारा ऑस्मोटिक मोड, दूसरा है हमारा नॉन ऑस्मोटिक मोड। अच्छा, अब अगर हम ऑस्मोटिक मोड की बात करें तो ऑस्मोटिक मोड में एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है, एनर्जी नॉट इन्वॉल्व। नॉन ऑस्मोटिक में हमारा एनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, क्या हुआ समझ? ऑस्मोटिक मोड में एनर्जी नहीं इन्वॉल्व हो रही है और दूसरे में हमारी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। ओके, तो पहला हम देखेंगे इसमें कि ऑस्मोटिक मोड कौन सा है। तो अगर हम पहले मोड की बात करें, फर्स्ट मोड की बात करें, तो इसको सबसे पहले जाने कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एटकिंस साइंटिस्ट इन द ईयर 1916 एंड प्रिस्ले
एटकिंस एंड प्रिस्टले इन द ईयर 1922, यानी दोनों ने अलग अलग ईयर में काम किया है, तब जाके एक क्यूमुलेटिव हाइपोथेसिस दी है कि किस तरीके से इस वाले मोड में हमारा एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो देखिए बेसिकली क्या होगा, ये जो हमारा एक्टिव मोड ऑफ ऑस्मोटिक मोड ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, इसमें फर्स्ट पहली बात कि ये आपकी होती कहाँ से है, ये आपका प्लांट्स के अगर हम बात करें तो ये रूट्स सैप एंड सॉयल वाटर के बीच में ये प्रोसेस होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, रूट्स सैप एंड सॉयल वाटर। तो अब मैं आपको अगर यहाँ से डायग्राम से बताऊँ तो देखिए मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, और ये इसका मेन ब्रांच है, ये रूट, ठीक है। तो ये अगर इसके आउटर एनवायरनमेंट है, ओके, देखिए क्या होगा, देखिए होगा क्या फ्रेंड्स, ध्यान देने की ज़रूरत है, समझिए क्या है। बाहर जो रूट के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, क्या बताया मैंने, रूट के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ जो है हमारा वाटर पोटेंशियल, यहाँ हमारा वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो तो नहीं कहेंगे, यहाँ वाटर पोटेंशियल बेसिकली हमारा हाई है, ठीक है। यहाँ हमारा वाटर पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। WP की बात करें तो यहाँ हमारा ये नेगेटिव है। और ऐसा क्या मतलब हुआ, वाटर पोटेंशियल इधर ज़्यादा इधर कम है, इस बात का मतलब क्या, देखिए मैंने आपको इसके ऊपर अपनी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है रिलेटेड टू वाटर पोटेंशियल, तो आप वहाँ जाके क्लियरली समझ सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल का हाई होना, नेगेटिव होना या प्योर ज़ीरो होना जो कि रेन वाटर का होता है, इसका वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में समझाया है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जस्ट बताऊँगी कि बाहर क्योंकि सॉयल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और अंदर बेसिकली रूट के अंदर सैप है, क्योंकि रूट के अंदर और भी कंपोनेंट होते हैं, तो उसके सेल के अंदर सैप होता है, सैप के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हमारा क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, इधर वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। तो बेसिकली क्या होगा, एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, इसकी वजह से पानी ऑटोमेटिकली अंदर आएगा। तो बेसिकली क्या इन्वॉल्व हुआ, हमारा ग्रेडियंट इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर अपने आप हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, और इसी की वजह से पानी वाटर से सॉइल से अंदर रूट के अंदर मूव करेगा। अब यहाँ से जब रूट के अंदर मूव करेगा तो रूट की पूरी एनाटमी है, वो पूरी एनाटमी फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एनाटमी में क्या समझाया है कि रूट हेयर से आप देखिए वाटर मूव करके कैसे कैसे जाएगा। रूट के ठीक बाहर की जो लेयर होती है एनाटमी में, दैट इज़ रूट हेयर, देन एपिब्लेमा जस्ट आउटर लेयर, देन एपिडर्मिस, देन आपका कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद आपका एंडोडर्मिस होता है, देन आपका पेरीसाइकिल होता है, और उसके बाद आखिरी में आपका आता है वेस्कुलर सिलेंडर, जिसमें पहले आपका फ्लोएम होता है, लास्ट में आपका जाइलम होता है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ अगर मैं आपको समझाऊँ कि ये इस तरीके से आपका जाइलम होता है और बाहर आपका फ्लोएम की पूरी एक लेयर होती है, तो हमको पानी यहाँ तक पहुँचाना है। तो यहाँ तक अगर पानी पहुँचाएंगे तो इस तरीके से पूरी यहाँ से शुरू होगा फ्लो में, ठीक, इस तरीके से, और जाइलम तक पहुँचेगा। तो क्या हुआ, पानी बाहर के लेयर से जाइलम तक अंदर आया। अब अगर जाइलम तक ये अंदर आ गया, एक बार नीचे आ गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा। ये फोर्स यानी कि ये फोर्स, क्योंकि ऊपर पानी कम है नीचे पानी ज़्यादा है, तो ये फोर्स क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एक सक्शन प्रेशर बनेगा और पानी ऊपर चला जाएगा। क्या समझा है मैंने। और यहाँ भी देखिए ये वाटर पोटेंशियल ही काम कर रहा है कि हर एक सेलुलर लेवल पे, यानी कि एक फिर 2 फिर 3 पूरा सेलुलर चेन को अगर हम ढंग से समझें तो हर एक सेलुलर चेन पे आपको वाटर पोटेंशियल का लेवल चेंज होता जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेडियंट मेंटेन होगा, और ग्रेडियंट मेंटेन होने की वजह से मूवमेंट होगा, ऑटोमेटिक मूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमने इसमें बोला कि एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। क्यों, ग्रेडियंट इन्वॉल्व हो रहा है, बिकॉज अगर ग्रेडियंट इज देयर एनर्जी विल नॉट बी देयर, इफ एनर्जी विल बी देयर ग्रेडियंट विल नॉट बी देयर। तो इस केस में आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी हर एक लेवल पे ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा है। तो इस तरीके से जाइलम में ऑटोमेटिकली पानी फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से आपका पानी ऑस्मोटिक का मतलब बेसिकली होता है सोल्यूट कंसंट्रेशन इन ए पर्टिकुलर मीडियम, वो चाहे सेल के हर एक लेवल पे सेल के अंदर हो या बाहर सॉइल के बाहर हो, एनवायरनमेंट में हो। ठीक है,
तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फ्रेंड्स दूसरा है हमारा नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। मतलब इसके बारे में बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको ऑस्मोटिक के बारे में एक दो लाइन और बताना चाहती हूँ कि पहली बार कि ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका मोनोकोटिलेडन्स में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक। और उसमें भी आपका कितने मीटर तक की हाइट, यानी कि प्लांट की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो नोट करें इसको कृपया। ये होता है आपका 2 to 3 मीटर की हाइट आपकी प्लांट की होनी चाहिए, और वो है आपका मोनोकॉट, ठीक है। ओके, अब हम नॉन ऑस्मोटिक को पढ़ेंगे। तो नॉन ऑस्मोटिक क्या है, एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। ओके, इसको डिस्कवर किसने किया था, थीमैन ने डिस्कवर किया था। थीमैन ने इन द ईयर 1951 में डिस्कवर किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बताया था कि ये वाला जो नॉन ऑस्मोटिक, यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि ये नॉन ऑस्मोटिक है, यानी इसका कहीं किसी ऑस्मोसिस या सॉल्यूट कंसंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, अगेंस्ट, नोट इट डाउन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में प्रोसेस हो रही है। तो ये इसमें क्या होगा, एनर्जी जो है, एटीपी जो है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही है, यहाँ डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व। उसका इस्तेमाल हो कैसे रहा है, समझने की बात है, उसका इस्तेमाल हो कैसे रहा है। ये एनर्जी जो है ये क्या कर रही है, इंक्रीजेज, ये एनर्जी जो हो रही है वो इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ सेल, परमिएबिलिटी ऑफ सेल। और ये एनर्जी आ कहाँ से रही है फ्रेंड्स, ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, समझने वाली बात है। एनर्जी तो एक ही प्रोसेस देती है, हैं, इसमें क्या ज़्यादा दिमाग लगाना है, दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के में फूड ब्रेकडाउन से आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये एनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के क्या इनडायरेक्टली कर रही है, परमिएबिलिटी ऑफ सेल बढ़ा रही है ताकि ये H2O का एब्जॉर्प्शन कर सके। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा ये कर रही है एब्जॉर्प्शन एंड एक्यूमुलेशन, यानी कि पहले एब्जॉर्ब कर रही है फिर इकट्ठा कर रही है, ऑफ व्हाट, ऑफ सॉल्ट्स इन रूट सेल्स एंड अप टू लेवल। रूट सेल से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं यही प्रोसेस हो रही है। तो इस प्रोसेस में ऑटोमेटिकली फिर वाटर अपने आप एब्जॉर्ब हो रहा है। तो क्या होगा, अब्जॉर्प्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉल्ट जब होगा तो देखिए ये नॉन ऑस्मोटिक मोड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं लिंक करता है ऑस्मोटिक मोड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन से। तो अगर मैं ये समझाऊँ आपको कि पहली बात तो ये कि सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, सेल परमिएबल होगा तभी तो वाटर लेगा, ओके। दूसरी बात क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉल्ट इन द रूट सेल्स, यानी कि जब ज़्यादा अब्जॉर्प्शन एंड एक्यूमुलेशन इकट्ठा होगा सॉल्ट इसके अंदर, तो देखिए इनडायरेक्टली तो काम नहीं कर रहा था, पर डायरेक्टली ये डायरेक्टली तो काम नहीं कर रहा था, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस का फेवर कर रहा है ये, कि अब वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो पानी को एब्जॉर्ब करा रहा है ना, ताकि पानी सेल के सैप के और इकट्ठा हो, तो वो फिर क्या होगा, उसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई, फिर ऊपर कम हो गई, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके ऊपर अगेन कम हो गई, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ऑफ द, यानी वॉल प्रेशर जब आपका कम हो जाता है, समझिए एक सेल का जब वॉल प्रेशर कम हो जाता है उसके अंदर वाटर भर जाता है, उसके बाद वो सेल क्या हो जाती है, फुल्ली फ्लैसिड हो जाती है। अब वो क्या करेगी, अब उसके ऊपर की जो सेल है जहाँ ऑलरेडी पानी कम है, अब वो एक ग्रेडियंट क्रिएट हुआ तो पानी वहाँ से ऊपर के सेल में जाएगा, नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल। तो इस तरीके से पानी अपने आप ऑटोमेटिकली ये एक फोर्स क्रिएट होगा, ग्रेडियंट क्रिएट होगा, तो पानी ऑटोमेटिकली अपर डायरेक्शन में अपने आप मूव कर जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर है। चलिए अब इसके बाद सेकेंड मोड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन समझाऊंगी, जो है आपका पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा दूसरा मोड है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, नॉट इन्वॉल्व, ओके। फिर ये होगा कैसे, इसमें बेसिकली कहाँ होता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में,
ठीक है, ओके किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस समझने की बात है, वो सीक्वेंस को समझ लीजिए, आपको पूरा पैसिव समझ में आ गया। सीक्वेंस क्या है, मैंने बताया एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा क्या, सबसे पहले जो हमारा डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट होगा, इट विल बी मच ग्रेटर देन डीपी ऑफ लीफ, डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। इसी के अंदर मेसोफिल सेल होता है, तो मेसोफिल सेल का बेसिकली मेसोफिल सेल का डिफ्यूजन प्रेशर से इसका कहीं ज़्यादा होगा तो वाटर ऑटोमेटिकली इधर मूव करेगा। अब जो लीफ का होगा वो किससे ज़्यादा होगा, डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ब्रांच, ठीक, ब्रांच जिससे वो जा रहा है, ठीक है। फिर अगेंस्ट डीपी ऑफ, यानी ये किससे ज़्यादा होगा, डीपी ऑफ स्टेम, यानी कि मेन तो स्टेम ही आपका ट्रंक है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर काम कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसका डिफ्यूजन प्रेशर इससे ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इसका किसके ज़्यादा है, इससे किससे ज़्यादा है, आप समझिए अपने आप, अंडरस्टूड है। डीपी ऑफ रूट, ठीक है। अब डीपी ऑफ रूट का किससे ज़्यादा होगा, डीपी ऑफ, आप बताइए, डीपी ऑफ, अंडरस्टूड है, सॉइल, सीधा सा रूल है, ये पूरा सीक्वेंस याद कीजिए, आपको पूरा पैसिव समझ में आ गया। एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ये सीक्वेंस है, तो इसकी वजह से फ्रेंड्स होगा का एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में, तो ये सबसे पहली बात कि डिफ्यूजन से हो रहा है, तो ये याद कीजिए, यहाँ पे जो मोड होगा वो होगा एपोप्लास्ट थ्योरी काम करेगी, जिसमें एपोप्लास्ट में क्या हो रहा था, सेल वॉल से वाटर जा रहा था, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पूरा एक गैप होता है, वहाँ से, इसके ऊपर भी मैंने पूरा अपना बना रखा है वीडियो फ्रेंड्स, आप वहाँ से पूरा समझ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो एपोप्लास्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में हमारा सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ एपोप्लास्टिक मूवमेंट की वजह से हो क्या रहा है कि आपका जो ये मेसोफिल सेल, यानी कि अगर मैं बताऊँ कि मेसोफिल सेल का जो वाटर पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप ऑफ WP, क्यों, क्योंकि पानी ट्रांसफायर हो गया तो उसके अंदर सॉल्यूट बचा, तो उसका वाटर पोटेंशियल आपका क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, क्योंकि बिकॉज इसका प्रेशर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो इसकी वजह से जब इसका वाटर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये नीचे से पानी खींचेगा, तो इट विल सक वाटर फ्रॉम एडजेसेंट सेल, ठीक है। ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी होगी, इसका WP से डाउन होगा, डिक्लाइन होगा, तो ये अगले नीचे वाले से इस तरीके से करते ये पूरा का पूरा एक प्रेशर जनरेट हो गया, और किसकी वजह से हुआ, ट्रांसपिरेशन की वजह से, ट्रांसपिरेशन में पानी उड़ गया, तो बाहर डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा हो गया, अंदर कम हो गया, तो और ये प्रोसेस लंबी एकदम चेन फार्मूला में चलती चली आएगी, तो कहाँ तक पहुँचेगी, रूट तक पहुँचेगी। तो सेलुलर चेन बनती है, और उस चेन की वजह से रूट का, यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया कि रूट का जब DP हाई हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सॉइल से वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक क्या क्रिएट होता है इस वाली कंडीशन में फ्रेंड्स, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, और ये सक्शन प्रेशर क्या करता है, वाटर को ऑटोमेटिक अपलिफ्ट करता है इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक, स्टेम के द्वारा, ठीक है। तो जिस प्लांट में हमारा वेस्कुलर सिलेंडर मौजूद है, कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है, जाइलम मौजूद है, वहीं पे हमारा ये पूरी की पूरी प्रोसेस काम करती है। और जाइलम के भी जो ट्रैकीडियरी एलिमेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, इसमें जो ट्रैकीडियरी एलिमेंट होते हैं, यहाँ के ल्यूमेन से, यानी अगर ये ट्रैकीड है तो ये ल्यूमेन है, पानी ऐसे चढ़ेगा, वाटर ऐसे चढ़ेगा, ठीक है। ये क्या है हमारा ट्रैकीड हमारा होता क्या है, डेड एलिमेंट होता है, डेड एलिमेंट ऑफ जाइलम, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा पानी ऊपर चढ़ता है, एंड इस तरीके से हमारी एक्टिव और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, अब इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं कि जो फेवर करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन को। तो सबसे पहले हमारी क्या होनी चाहिए, सॉइल की कंडीशन, सॉइल का टेम्परेचर फेवर करना चाहिए। सॉइल का टेम्परेचर फेवर करेगा, यानी कि सॉइल का टेम्परेचर कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्लांट का जो होगा, तो उसकी वजह से आपका वाटर का मूवमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। प्लांट का ज़्यादा होगा, सॉइल का कम होना चाहिए तभी। दूसरा है सॉइल की पोरोसिटी, सॉइल कितना पोरस है, तो सॉइल जितना पोरस होगा उसकी वजह से उतना वाटर का एब्जॉर्प्शन फेवर होगा, क्योंकि पोरस
सॉयल से वाटर ईज़िली मूव करता है, तो ये हमारी जो स्वाम्पी एरिया होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन तेज़ी से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका सॉयल और रूट के बीच में कितना हाई होगा, जितना ग्रेडियंट क्रिएट होगा उतना ज़्यादा ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को फेवर करेगा। तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑन द मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ें बहुत, मेरी वीडियोस में थोड़ी भी क्लैरिटी, थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने नियर्स एंड डियर्स तक भी पहुंचाएं, ताकि वो वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा देख के चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझें। और मैं इसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल वीडियो फ्यूचर में बनाती रहूँगी। सो स्टे विद मी ऑन बायोलॉजी ओशन। थैंक यू एंड आई विल कम बैक।